जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्रारंभ जीएसपी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो PYQ सीरीज दोस्तों हम लोग शुरू किए थे, उसका आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किए थे, भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद हमारा ये आज दोस्तों खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो मध्यकालीन भारत है दोस्तों, उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास और तेज़ी से सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों कल हम 96 तक करवा चुके थे, आज हम लोग 97 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा आज 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, योग दर्शन। दर्शन के बारे में सुने होंगे दोस्तों। दर्शन के कुछ दर्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है। तो योग दर्शन के संस्थापक दोस्तों आपके पतंजलि है। कौन है? पतंजलि, योग गुरु पतंजलि को दोस्तों कहा जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। वर्तमान में UN द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा दोस्तों की गई है। मतलब कि हम लोग हर साल क्या करते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग आते हैं बाह्य आक्रमण के बारे में। जो विदेशी आक्रमण हमारे भारत में हुआ प्राचीन काल में दोस्तों, उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो पहला है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक का नाम सुने होंगे। चरक संहिता इनके द्वारा लिखा गया है। शासक के काल में, मतलब किस शासक के काल में थे? तो ये दोस्तों कनिष्क शासन काल में थे, मतलब कनिष्क के दरबारी थे। कौन? आपके चरक। आयुर्वेद के महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासन काल में थे दोस्तों। ये उनका क्या थे? राजवैद्य थे। क्या थे ये? राजवैद्य थे। इनकी रचित ग्रंथ चरक संहिता के बारे में बताएं हम। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र के कुछ अध्याय जोड़कर उसे नए रूप में चरक संहिता के रूप में दोस्तों क्या क्या प्रस्तुत किया है। आगे आते हैं, कनिष्क राजा थे। तो कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो कनिष्क दोस्तों आपके कुषाण वंश के राजा थे। किस वंश के थे? तो कुषाण वंश के तीसरे राजा थे। याद रखिएगा, पहले थे कुजुल कटफिसस, फिर थे भीम कटफिसस, उसके बाद दोस्तों आपके हैं कनिष्क। याद रखिएगा, ऐसे ही है, इनका कुषाण वंश की पीढ़ी है। आगे हम बात करते हैं, कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक थे दोस्तों। इसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर कहते हैं। कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना गया है। कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं का चित्र अंकन मिलता है, जिससे उनकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। कनिष्क के 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। मतलब कनिष्क दोस्तों जब गद्दी पर बैठते हैं 78 ईस्वी में, 78 AD में, तो उस समय क्या होता है? तो शक संवत की शुरुआत होती है। अगर कुछ शब्द की शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो 78 ईस्वी में दोस्तों कनिष्क के राजारोहण के साथ हुआ। आगे बात करते हैं कि चतुर्बौध संगीति किसके शासन काल में हुआ। तो चतुर्बौध संगीति आपके कुषाण वंश के शासक कनिष्क शासन काल में दोस्तों हुआ था। चारों बौद्ध संगीति के बारे में बताए थे, एक करके बताए थे हम, कि याद रखना आपको AK और AK। पहला A में किसके लिए है? ताजापुत्र के लिए है। फिर K किसके लिए? कालाशोक के लिए। दूसरा A है आपके अशोक के लिए। चौथा जो K है आपका किसके लिए है? तो आप कनिष्क के लिए। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। द्वितीय बोलेगा तो 100 साल बाद हुआ था आपका 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी, कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। वहीं बात करते हैं चतुर्बौद्ध संगीति आपका प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष आपके अशोक घोष थे दोस्तों। और कनिष्क क्या थे दोस्तों? कनिष्क इसके शासन काल में हुआ था। चतुर्बौद्ध संगीति में दोस्तों क्या होता है? बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अब आते हैं आगे दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो बता दिया था कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अशोक घोष क्या थे? इसको उपाध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। आगे आते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो हम बात कर चुके हैं पुरुषपुर, जो वर्तमान में दोस्तों पेशावर कहा जाता है। पुरुषपुर को ही क्या थी? उनकी राजधानी थी। यहाँ पर वही बातें बताई गई है जो हम आपको ऊपर बताए हैं। तो चलिए हम पढ़ सुनाते हैं इनकी राजधानी के बारे में। कहाँ थी? पेशावर थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। इसके समय कनिष्क के कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों क्या किए थे? वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों किए थे। इस बौद्ध संगीति में ऊपर टीकाएं लिखी गई है जो विभाष शास्त्र कहलाती है दोस्तों। इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला है कि 78 ईस्वी में एक शक संवत चला गया था, इनके द्वारा चलाया गया था, मतलब इनका राजरोहण होता है, इसके साथ ही शुरू होता है ये। आज भी यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है कि बौद्ध धर्म गुरु का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था। कनिष्क को दोस्तों छोटा अशोक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। अशोक के बाद सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार कौन करते हैं? तो कनिष्क दोस्तों करते हैं।
शक काल, वही शक संवत की बात कर कब आरंभ हुआ था, तो बता दिया 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कौन राजा बना था? कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था दोस्तों। तो उस समय से इनका शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर सही विकल्प चुनना है आपको कि भारत पर ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया। मतलब कि प्राचीन भारत में ग्रीक मतलब यूनानी का आक्रमण के बाद दोस्तों आपके शक और हुन आए थे। कौन आए थे? शक और हुन। ये जब पढ़ते हैं हम लोग, ये मुगल तो आपके मध्यकालीन में आए थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोस्तों हम लोग ये भी पढ़ते हैं, मध्यकालीन में ही इनका आगमन हुआ था दोस्तों। तो ये बात है यहाँ पर कि यानी के बाद आपके शक और हुन आए थे। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद पहला, जिसको पार्थियन कहते हैं दोस्तों, शक कुषाण वंश कुषाण और शक और कुषाण भारत पर दोस्तों आक्रमण किए थे। भारत में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस का आक्रमण किया गया था। डेमेट्रियस भारत के यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। पहला शासक में महानतम जो है वो क्या है? गोंड फर्नीज। भारत में कुषाण, यही क्या है? पहला वंश के संस्थापक, ये भी याद रखिएगा। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। हुन आक्रमणकारी में तोरमान, मिहिरकुल आदि क्या दोस्तों ये प्रमुख है। कौन? आपके हुन आक्रमणकारी। ये हुन दोस्तों क्या थे? एक यावर जनजाति के लोग थे, मतलब जहाँ तहाँ यात्रा तो घूमते फिरते रहते दोस्तों। वहीं बात करते हैं कौन चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मतलब समय में आया था, तो हम बात किए किनका? तो फाहियान। फाहियान जो चीनी यात्री था वो क्या किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इन्हीं का नाम है दोस्तों। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में क्या दोस्तों इनका आगमन हुआ था। तो बौद्ध ग्रंथ में प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी इन्होंने। हेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन शासनकाल में 7वीं शताब्दी में दोस्तों आए थे। उसने बुद्ध जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया था और उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम में से लगे इलाकों की यात्रा की थी। किसने दोस्तों? तो ये हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आए थे। आगे बात करते हैं कि राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन नवीन जाति प्रमुखता से आई, मतलब किस नवीन जाति का उदय हुआ था राजपूत काल में? तो ये कायस्थ जाति दोस्तों, इसका उदय हुआ था किसमें? तो राजपूतों के काल में दोस्तों ये कायस्थ जाति। बाकी आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दोस्तों ये सब क्या थे? ये प्राचीन काल से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब वेद पढ़ते हैं वैदिक काल, तो वेद आपका जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है दोस्तों, वहाँ पर पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया। तो उसी में दोस्तों आपके 4 वर्ण के बारे में बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। ये कायस्थ है दोस्तों, ये राजपूतों के काल में दोस्तों इनका उदय हुआ था। वही बात यहाँ बताई गई है। कहाँ पर यहाँ मिलता है उल्लेख इसका? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको याज्ञवल्क्य की स्मृति में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। किसका? तो कायस्थ का। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इनके किनके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम उपाधि क्या था दोस्तों? विक्रमादित्य की उपाधि थी। ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो वही बातें बताई गई है। गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो गुप्त राज्य की स्थापना दोस्तों आपका 320 में हुई थी। अगर बात किया जाए कि संस्थापक कौन थे, तो ऐसा माना जाता था दोस्तों श्रीगुप्त का, लेकिन इनका वास्तविक संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है। गुप्त वंश में आपको चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुनने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था दोस्तों? ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक बोल दे तो श्रीगुप्त दोस्तों इनके संस्थापक है। किससे? गुप्त वंश के। यही है पहला जो व्यक्ति है आपके, मतलब राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 310 में गद्दी पर दोस्तों बैठा था और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से दोस्तों विवाह किया था। इन्हें क्या किया? सबसे पहले महाधिराज की दोस्तों उपाधि ग्रहण की थी। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। ये भी ध्यान देने वाली बात है। शक संवत की बात कर लेते हैं। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में ही दोस्तों कौन किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे बिहार में दोस्तों कराई गई थी। वही बातें यहाँ बताई गई है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त काल के कुमारगुप्त थे दोस्तों। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जो हेनसांग आया था इनके दरबार में आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो दोस्तों यहाँ अध्ययन ये किए थे। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर बोले जाए कि इनको नष्ट किसने किया, तो दोस्तों जो आपका मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था आपका बख्तियार खिलजी दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? इसको नष्ट कर दिया था दोस्तों, मतलब इसका तहस नहस जला दिया था दोस्तों इसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। तो प्राचीन राज्य में अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो आपका उज्जैन। अवंती दोस्तों एक महाजन पद भी था दोस्तों, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो उज्जैन क्या थी? इसकी राजधानी थी। वही बात बता रहा है कि उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती की राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से दोस्तों एक थे, इसलिए कालिदास ने उज्जैनी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ये आप विक्रमादित्य दोस्तों बात किया जा रहा है किनका? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दोस्तों। चंद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों ये क्या थे? कालिदास दोस्तों उनके नवरत्नों में से एक थे।
गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये दोस्तों आर्यभट्ट थे। कौन थे? गुप्त काल में दोस्तों आपको आर्यभट्ट देखने के लिए मिलते हैं, जो क्या थे? खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया था। उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ याद रखिएगा। 10 गीतिका आर्यभट्टियम है, जिसमें उनकी प्रमुख कृतियां हैं आर्यभट्टीय गणित एवं खगोल विज्ञान का दोस्तों संग्रह, इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है। निम्नलिखित में गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? किसने किया था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त दोस्तों क्या करते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। उस समय गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त का सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों देखने के लिए मिलता है आपका। ये क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ये भी ध्यान देने वाली है बातें। अपनी विजय के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका परिचय उन्हें सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में प्राप्त होता है दोस्तों। उनके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक जैसे विशद उनके गौरवमय जीवन चरित्र के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं। मतलब इनकी दोस्तों समझिए तो एक तरह से कहते उपाधि थी किनका? तो आपके समुद्रगुप्त का। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों आपको ये माना जाता है। गुप्त संवत की बात करेगा तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात किया है विक्रम संवत, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों ये आरंभ हुआ था। कौन? आपका विक्रम संवत। वहीं बात कर लेते हैं विक्रम संवत जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 57 ईस्वी पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। पश्चिम शक विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों ये फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के पर उत्कीर्ण कराए गए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकों को हराने के फलस्वरूप। इसकी दिग्विजय का उल्लेख उदयगिरी गुहा लेख में प्राप्त होता है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम आपको देवगुप्त, देवराज, देवश्री उपाधियों का विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सहाशांक और देवपुत्र आदि आपको इनकी उपाधि देखने के लिए मिलती है। महाधिराज की उपाधि के बारे में बात करेगा तो महाधिराज के बारे में बताएं। पहली उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो इनके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक जब तक शब्द नहीं देगा तब तक आप श्रीगुप्त को टिक कीजिएगा, वास्तविक दे देगा तब आप टिक कीजिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। जैसा कि बताया थे आपको पीछे ही कि 319 से 335 तक इनका शासनकाल था। लिच्छवी राजकुमारी से इनका शादी हुआ था, कुमार देवी से दोस्तों विवाह किए थे। इन्हीं से पुत्र होता है कौन आपके? तो ये समुद्रगुप्त दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं किसके सब परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? किसके आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था? तो हुनों के आक्रमण के फलस्वरूप दोस्तों को क्या हुआ था? तो इनका पतन शुरू हो जाता है। किसका? तो गुप्तों का दोस्तों। वही है यहाँ पर कोई हुनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? 5वीं शताब्दी में गुप्त का पतन हुआ, क्योंकि स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए, हुन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य का पतन प्रमुख कारण है प्रशासनिक कमजोरियाँ, प्रांतपतियों का विशेषाधिकार, आर्थिक कारण आपको देखने के लिए मिलेगा, उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव और सामंतों का विद्रोह। मतलब कि गुप्त काल दोस्तों इतना सुसंगठित था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर शासन व्यवस्था करने के लिए एक मजबूत राजा चाहिए, योग्य राजा चाहिए। लेकिन जो स्कंद गुप्त के बाद ऐसे कोई मतलब गुप्त शासक नहीं होता दोस्तों क्या करें जितने बड़े साम्राज्य को संभाल सके, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? विदेशी आक्रमण के कारण जो गुप्त है, गुप्तों का दोस्तों विध्वंस शुरू हो जाता है। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो बता दिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब? तो शकों को हराने के बाद दोस्तों। वही बातें बताई कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी कि इसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योति के विद्वान अमर सिंह, शंकु, वास्तुकार जो बेताल भट्ट, घट पर वहार में जो खगोल वैज्ञानिक थे, और रुचि दोस्तों ये जैसे विद्वान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इतिहास में पढ़िएगा तो प्राचीन काल में आपको दोस्तों नवरत्न देखने के लिए मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और वही मध्यकाल में भारत आइएगा तो मुगलों में दोस्तों आपको अकबर के दरबार में नवरत्न देखने के लिए मिलता है। दोनों को याद रखिएगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ के बारे में बता देते आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट, जिसकी बात हम कर चुके हैं पीछे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम गणित की रचना की थी, जिससे ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। किनकी? तो इनकी आर्यभट्ट की। इनके ग्रंथ से राजा बुद्धगुप्त प्रभावित होकर इन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। और शून्य की खोज भी दोस्तों किसने की? आर्यभट्ट ने। ये आपको याद ही होगा। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो हर्ष की राजधानी दोस्तों हर्ष मतलब हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी जो थी दोस्तों थानेश्वर थी। बाद में क्या होता है? ये दोस्तों कन्नौज हो जाता है। कन्नौज क्या थे? इनके बहन का दोस्तों ससुराल था।
कि बहन के पति की हत्या करने के बाद दोस्तों इनकी बहन के आग्रह पर क्या करते हैं, ये कन्नौज पर दोस्तों अपना अधिकार कर लेते हैं। ये दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे, जब आपको हर्षवर्धन का काल पढ़ाएंगे तब पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाए। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू शासक था। इसने आर्यवत पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी क्या की थी, परिवर्तित कर ली थी। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद 3 प्रमुख नाटक है दोस्तों। हर्ष बौद्ध धर्म का महायान का क्या था, संरक्षक था दोस्तों। ये जो देख रहे हैं शशांक के क्या था, इनकी बहन की दोस्तों जो राजश्री थी, इनकी बहन का नाम, तो उनके बहन के पति का हत्या कर दिया था दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, बाद में यह कन्नौज पर अधिकार करता है। लेकिन बहन के आग्रह पर दोस्तों क्या करता है, ये हर्षवर्धन का इस पर आक्रमण करता है और कन्नौज से इसको बाहर खदेड़ करके कन्नौज पर दोस्तों स्वयं अधिकार कर लेता है, उसको अपनी राजधानी बना लेता है दोस्तों। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत आया था। कौन आया था, तो बता दिए, हेनसांग। कौन आया था, हेनसांग। इन्हीं का यात्रा वृत्तांत है सीयूकी। क्या है इनकी यात्रा वृत्तांत, सीयूकी। जो बौद्ध भिक्षु थे 630 में आते हैं, 645 तक जो भारत में रहते हैं। हेनसांग गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस एवं कुशीनगर यात्रा करते हैं। लेकिन भारत में सबसे महत्वपूर्ण समय कन्नौज में बीता इनका, हर्षवर्धन के दरबार में। तब वहाँ पर शासक हर्षवर्धन थे। उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य मतलब दानी राजा के रूप में अवैध जाति का बताया। हेनसांग प्रसिद्धि का कारण है उनकी ग्रंथ सीयूकी के बारे में बता दिए। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हेनसांग के अनुसार उक्त नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। मतलब जब ये क्या कर रहे थे, इनका अध्ययन चल रहा था, तो स्टडी जब ये कर रहे थे हेनसांग, तब कौन थे, शिलभद्र थे। फाहियान 399 में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त के काल में दोस्तों ये आते हैं, वही फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों रहते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो बता दिए कन्नौज। कहाँ थी, कन्नौज। ये हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ कार्यकाल बोलेगा हर्षवर्धन का कब से कब तक था, 606 से लेकर 645 तक दोस्तों। इनके पूरे जो ये पुष्यभूति वंश के थे, वर्धन वंश से शुरू करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इनके भाई का नाम था आपका राजवर्धन, ये हर्षवर्धन थे दोस्तों। इनके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था। आगे आते हैं हम लोग, चलिए थोड़ी डिटेल पढ़ ही देते हैं इसके बारे में। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। वर्धन वंश से पुष्यभूति वंश का शासक थे ये पहले। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ, थानेश्वर थी। बाद में क्या करते हैं, कन्नौज कर लेते हैं। इन्होंने उत्तर भारत में 606 से 645 तक शासन किया था। हर्षवर्धन प्रयाग जो इलाहाबाद है, वहाँ प्रत्येक 5 वर्ष से महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। इसके समय चीनी यात्री हेनसांग आए थे। ये जो देख रहे हैं आप महामोक्ष परिषद दोस्तों, यही कि अभी हर 12 साल पे आपका होता है कुंभ मेला लगता है दोस्तों। इसी कुंभ मेला की तरह दोस्तों ये हर्षवर्धन करवाते थे दोस्तों। कहीं किसी से प्रेरित होकर कभी कुंभ मेला हो रहा है। अब दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे भी कई प्रश्न आपको राजधानी और शासक के बारे में आ जाता है, तो देख लेते हैं हम लोग। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों, ये राजराज प्रथम ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो तंजावुर भी कहते हैं, राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था दोस्तों। राजराज प्रथम ने कराया था 1004 ईस्वी और 1009 ईस्वी के दौरान करवाया था। इसे बृहदेश्वर नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर ही बोलेगा तो इन्हीं का नाम याद रखिएगा। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। यदि यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण एवं ताम्र शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य एवं आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर का उत्कृष्टता के कारण इसे यूनेस्को द्वारा क्या किया, विश्व धरोहर सूची में दोस्तों शामिल किया गया। किसको, ये राजराजेश्वर मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर को दोस्तों। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता है, मतलब किनकी उपाधि थी ये दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके राजेंद्र प्रथम की थी। किनकी थी, राजेंद्र प्रथम की दोस्तों इनकी विजय गाथा है। तो चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंशीय शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। इस साम्राज्य की राजधानी बनाया था तथा उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध नगर था। यह चोलकालीन एक विशाल मंदिर के भी अवशेष दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि प्राचीन क्षेत्र में चोल राजवंशों का योगदान है। चोल वंश अगर आप पढ़ रहे हैं, चोल वंश के बारे में कभी आपसे पूछे तो राजधानी याद रखिएगा, उसका शासक याद रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका जो स्थानीय स्वशासन है, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। अगर प्राचीन काल में कहीं आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में कहीं पढ़ना है तो चोल वंश का पढ़िए। चोल वंश का दोस्तों जो हमें जो साक्ष्य मिलता है, जो प्रमाण मिलता है, ये क्या था, मतलब व्यवस्थित सुसंगठित दोस्तों था इनका स्थानीय स्वशासन। और ये अपने स्थानीय स्वशासन के लिए दोस्तों क्या है, ये दोस्तों ये प्रसिद्ध है। कौन, तो चोल वंश। आगे बात करते हैं कि चोल प्रशासन मुख्य विशेषता एक संगठित स्थानीय स्वशासन है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदुरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेंदुरन
कहा जाता था। लेखों में कुछ उत्तराधिकारियों को उडन कुट्टम कहा गया है दोस्तों। ये सब आपका साउथ का नाम है, अभी देखिएगा तो इस तरह का आपको नाम देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं हम लोग, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल 6 प्रांतों में विभक्त दोस्तों। प्रांतों को मंडलम कहते थे, और मंडलम को कोट्टम को नाडु, और नाडु को दोस्तों कुर्रम में विभक्त है। मतलब इस तरह से सभी हमारा मान लीजिए भारत है, भारत क्या राज्यों में विभक्त है, राज्य आपके क्या है तो जिलों में विभक्त हैं, और वही जिले क्या हैं दोस्तों गांव में, ये आपके नगर परिषद में क्या है दोस्तों इस तरह से आपके बटे हुए थे। इस तरह से क्या था उनका भी अपना जो प्रांत था दोस्तों, उस तरह से चोलों का दोस्तों बटा हुआ था। नाडु का स्थानीय जो सभा को नाटुर, और नगर के स्थानीय सभा को दोस्तों नगर तार कहा जाता था दोस्तों। जैसे मुखिया बोलते हैं ना, मुखिया बोलते हैं, वार्ड पार्षद बोलते, तो उसी तरह से था उस समय। वही बात है यहाँ पर क्या है आपका, तो निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा गया था? कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम, इससे आपसे हमेशा प्रश्न आएगा, एक ये आएगा, और जो बेलसर मंदिर के बारे में बताएं राजा प्रथम, वो याद रखिएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। कौन थे दोस्तों? दंतीदुर्ग क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी बोलेगा तो मान्यखेड़ दोस्तों इनकी राजधानी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी दोस्तों वातापी थी। चालुक्य पढ़िएगा, बेंगी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य, तो चालुक्य वंश यहाँ क्या था आपका? वातापी। तो ये कुछ राजधानी दिया है तो इसको याद रख लीजिएगा। चालुक्य का वातापी हो गया, पल्लव का कांचीपुरम में दिया रहता है कहीं कहीं, राष्ट्रकूट का मान्यखेड़, और आपका चोल का बता दिए तंजावुर याद रखिएगा। वर्धन वंश का कन्नौज दोस्तों, वर्धन का कन्नौज। अब आते हैं सीमावर्ती राजवंश के बारे में, जिसमें क्या है कारकोट राजवंश का संबंध किस इतिहास से है? तो कारकोट वंश अगर पढ़िए ना है कभी तो जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको कारकोट राजवंश के बारे में उल्लेख मिलता है। तो कारकोट राजवंश का कश्मीर का एक राजवंश था। इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। कौन है दुर्लभ वर्धन? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ था। इस वंश के कश्मीर पर 558 से लेकर 855 तक क्या क्या शासन व्यवस्था अपना कायम किए हुए थे दोस्तों। आगे आते हैं प्राचीन स्थापत्य कला के बारे में देख लेते थोड़ा सा। एलिफेंटा एवं चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर इनमें से किससे संबंधित है? तो एलिफेंटा की जहाँ बात आएगी तो वहाँ याद रखिए राष्ट्रकूट ने क्या किया दोस्तों? एलिफेंटा मंदिर का निर्माण, मतलब एलिफेंटा में चट्टानों को काटकर दोस्तों क्या किया था? एक भव्य मंदिर का दोस्तों निर्माण करवाया था। तो एलिफेंटा चट्टानों को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के पौराणिक देवताओं का अत्यंत भव्य मूर्तियों के विख्यात हैं। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सदैव लोकप्रिय है। इसे 1987 में क्या किया गया? एलिफेंटा को गुफा को विश्व विरासत सूची जो यूनेस्को है दोस्तों उसमें क्या गया इसको शामिल किया गया है। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको औरंगाबाद में, औरंगाबाद हमारे बिहार की बात नहीं हो रही है, कहाँ महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद की बात हो रही है। महाराष्ट्र में भी आपको औरंगाबाद देखने के लिए मिलता है दोस्तों, वहाँ का एक जिला है वर्तमान समय में। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के पास सहाद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में राक कट गुफाओं के एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के सहाद्री पर्वतमाला में अजंता गुफाओं के लगभग 100 किलोमीटर दूर में स्थित है। अजंता गुफा में 30 बौद्ध गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में 34 गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 17 बौद्ध के हैं, 17 हिंदू के, 12 बौद्ध के हैं और 5 जैन के। तो याद रखिएगा अगर कभी पूछ दे तो किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू बौद्ध जैन तीनों से, जिसमें हिंदुओं की प्राथमिकता ज़्यादा है दोस्तों। आगे बात करते हैं गंधार कला मिश्रण है। तो यूनानियों को दोस्तों भारत में आगमन से ही क्या होगा दोस्तों, हमारे भारत में एक नई शैली का निर्माण हुआ था जिसका नाम है कला का, जिसका गंधार कला है दोस्तों। इससे पहले हम लोग द्रविड़ शैली नाम सुने, नागर शैली का नाम सुने, लेकिन यूनानियों के आगमन से दोस्तों गंधार कला का निर्माण हुआ है। इसमें क्या है भारतीय यूनानियों की कला शैली दोस्तों, जिसमें मान लीजिए गंधार कला कैसे पहचानेगा, जब बौद्ध भगवान का मूर्ति देखिएगा, मान लीजिए बौद्ध भगवान का मूर्ति में बलिष्ठ, मतलब उनको बॉडी बिल्डर बना दिया गया है ना, तो वही क्या गंधार कला है। मतलब जिस मूर्ति में बुद्ध भगवान को बनाया है क्या बॉडी बिल्डर, तो समझिए क्या है दोस्तों उसमें वो गंधार कला से बना हुआ मूर्ति है। ये इसकी प्रमुख विशेषता पहचानने की। अब आते हैं आगे हम लोग, आगे दिया है कि राजा भोज नाम सुने होंगे, निम्नलिखित में किस राजवंश के थे? तो ये परमार वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों? परमार वंश के थे राजा भोज। वही है कि राजा भोज परमार वंशी एक प्रतापी शासक थे। इस वंश के राजा संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्ण राज थे। प्रारंभ में इस वंश का राजधानी उज्जैन थी, कालांतर में राजधानी धार हो जाती है, स्थानांतरित कर जाती है। परमार वंश का 8वां राजा वकपति मुंज, और वकपति मुंज का भतीजा भोज था, जो 1018 से लेकर 1060 तक दोस्तों क्या करता है, शासन व्यवस्था अपना चलाता है। आगे आते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
विविध दिया है, तो एक देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछा है। तो ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। ड्रेकान के कानून दोस्तों आपके ग्रीक यूनानी सभ्यता से संबंधित है। अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो आपको मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब का नाम सुने होंगे, तो वही है दोस्तों। तो वहाँ पर यूनानी सभ्यता भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो 5वीं शताब्दी से पूर्व में प्राचीन ग्रीक के एथेंस शहर के पहले विधायक ड्रैको के एक कानून बना जिसे ड्रेकान कानून कहा जाता है। ड्रेकान कानून ग्रीस यूनानी सभ्यता से संबंधित है। इसका कानून केवल एक अदालत द्वारा लागू किया जाता था। यह कानून एथेंस पर शासन करने वाले मौखिक कानून और रक्त विवाद का व्यवस्था को समाप्त करता था। मतलब क्या था, ये मौखिक कानून को समाप्त करता था और आपके रक्त विवाद जो हो गया उस व्यवस्था को इधर से समाप्त करने का काम करता था। अगर पूछे क्यूनिफॉर्म शब्दावली क्या है, तो ये दोस्तों मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया में सुमेरन सभ्यता थी, वहाँ का दोस्तों ये लेखन कला था। क्या था दोस्तों, लेखन का, लिखने की एक कला थी। कहाँ पर, तो मेसोपोटामिया की दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मेसोपोटामिया की लेखन कला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म बोलते हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों, ये जो अभी वर्तमान में मेसोपोटामिया को हम लोग क्या कहते हैं, इराक के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा आज का क्लास। इस तरह से क्या होता है हमारा बिहार पुलिस बिहार दरोगा का दोस्तों PYQ सीरीज का आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू करेंगे और उसको भी तेजी से खत्म करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम रहते हुए मतलब एग्जाम को ध्यान में रख करके दोस्तों आपका हमारा PYQ सीरीज को खत्म करना है, ताकि दोस्तों ये आपके लिए क्या हो, फायदेमंद हो और आप आसानी से दोस्तों अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके अपने एग्जाम में जाएं और अच्छा स्कोर करके आएँ दोस्तों, ताकि आपका रिजल्ट दोस्तों हो जाए और अपने फिजिकल की तैयारी में अच्छे से लग करके और अपना दोस्तों फिजिकल करके बढ़िया से सिलेक्शन ले लो दोस्तों। क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दोस्तों बस ये क्वालिफाई करना है, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों आपका फिजिकल पे ही बिहार पुलिस का बनता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको दम दिखाना पड़ेगा। यहाँ भी दिखाना है, क्योंकि ये पहला पड़ाव है। जब इसको पार नहीं कीजिएगा तो वहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको पार करना जरूरी अति आवश्यक होता है, तब जाकर दोस्तों वहाँ पर आप अपना दम दिखा सकते हैं। बाकी अच्छे तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।